हाय गाइस। तो आज हम इस चैनल पर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हमने केमिस्ट्री के कुछ ट्रिक्स की वीडियोस देखी जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती थी, लेकिन अब इस चैनल पे लंबे लंबे लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, और वो भी किसी और सब्जेक्ट्स के नहीं बल्कि फिजिक्स के। जी हाँ, फिजिक्स के। वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट, जो मतलब कॉम्पिटिशन्स, जिन बच्चों ने कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा होता है उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है सब्जेक्ट। और स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए तो हमेशा से ही एक डरावना सब्जेक्ट, दैट इज़ फिजिक्स। लेकिन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, और हम इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और काफ़ी हद तक आप इस सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर हो जाएंगे आने वाले कुछ 2 से 3 महीने के अंदर। बस आपको करना क्या है, आपको अच्छे ढंग से हमारी गाइडेंस के साथ हमारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से देखने हैं, जो कि अब करीब 2 to 3 पर वीक आते रहेंगे। तो आज जैसे हमारी फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स की, तो इसमें हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम उठाएंगे। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर वो ऑसिलेशन एंड बेसिक्स ऑफ एसएचएम से। सो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो ऑसिलेशन एंड बेसिक्स ऑफ एसएचएम। सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन होता है, मतलब सपोज आप ऐसे समझो कि ये एक बॉडी है, मतलब ये एक बंदा है, और ये कभी आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे, फिर पीछे, मतलब ना 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 ना, ऐसे टाइप का मोशन चल रहा है। मतलब कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ता 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 ता। तो इसे कहते हैं हम टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। तो टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन का बेसिकली आप ये मीनिंग समझ सकते हो कि आगे फिर पीछे, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, एक टाइप का डांसिंग स्टेप। तो ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब आते हैं जैसे कि मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन होता है द पोजीशन अबाउट विच पार्टिकल स्टार्ट मोशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मतलब जिस पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करता है अपना मोशन, उसे कहते हैं मीन पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो फिर सपोज जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट पाथ है। तो सपोज एक पार्टिकल ने x इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, इसको कुछ वेलोसिटी मिली। हम्म, तो इस पार्टिकल ने x इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया, तो इसे बोलेंगे इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। सो ये है इस पार्टिकल की मीन पोजीशन। अब देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन होती है द पोजीशन अबाउट विच पार्टिकल स्टॉप डूइंग द मोशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका बेसिक सा मीनिंग यही हो जाता है कि एक्सट्रीम पोजीशन इज नथिंग बट कि जहां पर पार्टिकल, जैसे इस पार्टिकल को हमने मीन पोजीशन से चलाया, ये चल आई एम सॉरी, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और फिर एक ऐसा टाइम आया जब ये वेलोसिटी चलते 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 क्या हो गई? 0 हो गई।
अभी हम देखेंगे ये वेलोसिटी जीरो क्यों हुई, एसएचएम का बेसिक कंसेप्ट कि कैसे वेलोसिटी जीरो हुई आगे जाकर, ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे। लेकिन अभी एक्सट्रीम पोजीशन समझने के लिए आप बस इतना समझ लो कि जितनी भी वेलोसिटी से इसे ये आगे बढ़ रहा था, एक टाइम ऐसा आया जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और वो कुछ सपोज कर लो आप x इज इक्वल्स टू ए, मतलब इससे a डिस्टेंस दूर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, वहां पर ये पार्टिकल रुक गया, तो इसे बोलेंगे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या बताई थी, जहां पर पार्टिकल रुक जाता है, मतलब मोशन करना छोड़ देता है, उसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे ही जैसे वो इस डायरेक्शन में मूव करता, अगर इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होती, तो इधर भी कुछ a डिस्टेंस पर जाकर, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस है, क्योंकि साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आई कैप जे कैप, ये हमारी कन्वेंशनल साइन कन्वेंशन होती है। तो खैर ये तो आपको याद ही होगी। तो अब उसके बाद इसे कहते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। सो बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन में बस इतना ही कंसेप्ट होता है कि मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां से वो चलना स्टार्ट करता है, और एक्सट्रीम पोजीशन होता है जहां पे वो रुक जाता है। बस इससे ज्यादा और कुछ समझना नहीं है इस टॉपिक में। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, मोशन ऑफ पेंडुलम एंड मोशन ऑफ वो स्ट्रिंग, एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, स्प्रिंग आ गया। खैर आप मोशन ऑफ स्ट्रिंग लिखेगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आए तो यहाँ तक हमारा ऑसिलेटरी मोशन और ये खत्म हुआ। अब आते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन। अनडैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है, अनडैम्ड ऑसिलेशन होता है अपना कि जैसे कि मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है अनडैम्ड ऑसिलेशन के बारे में कि ऑसिलेशन इन विच नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा, नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। आप खुद सोच लो कि मतलब ऑसिलेशन हो रही है, ऑसिलेशन बताया कि टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन। इस एग्जाम्पल के साथ समझो कि सपोज जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बंदा इधर से इधर नाच रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, एक बंदा नाच, मतलब उसकी एनर्जी लॉस होगी ही होगी किसी भी हालत में। प्रैक्टिकल लाइफ में देखी जाए तो जब भी हम कोई वर्क डन करते हैं तो एनर्जी लगती ही लगती है, ये बात मतलब हम हमें इतनी फिजिक्स भी नहीं, ये तो कॉमन सेंस है कि हम कोई चीज कर रहे हैं तो एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी। तो ये हमने अपने कॉमन सेंस के साथ इतना पता लगाया कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, एनर्जी लॉस तो होगी ही होगी। तो इसलिए जो अनडैम्ड ऑसिलेशन का कंसेप्ट आता है ये एक्चुअली चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा होता है। तो अब जैसे अगला आता है डैम्ड ऑसिलेशन पे। तो डैम्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन इन विच डैम्पिंग फोर्सेस cause loss of energy and body stop oscillation slowly। तो कहने का इसका ये मतलब है कि जो ऑसिलेशन हो रहा है उसमें कुछ डैम्पिंग फोर्सेस लग जाती है जिसके कारण लॉस ऑफ एनर्जी होता है, तो बॉडी रुक जाती है, ऑसिलेशन करना रुक जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि सपोज जो बंदा था नाच रहा था, तो बंदा नाच रहा था, तो एक टाइम ऐसा है जब उसकी एनर्जी खत्म हो गई और फिर उसने नाचना बंद कर दिया। तो सेम वही चीज है। अब डैम्पिंग फोर्सेस क्या था, डैम्पिंग फोर्सेस एक टाइप की फोर्सेस थी जिसके कारण एनर्जी का लॉस हुआ। जैसे कि आप नाच रहे हो, जैसे कि ये एग्जांपल दिया था मैंने नाचने वाला, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जाओगे। तो
तो डैम्पिंग फोर्सेस इसमें ये चीज हुई कि जब आप इधर जा रहे हो, जब आप उधर जा रहे हो, ऐसे करते करते एक टाइम करने के बाद आपकी एनर्जी कम होने लगी। एनर्जी कम क्यों होने लगी? क्योंकि आप थक गए, क्योंकि आपको भूख लगने लगी, या फिर आपको थोड़ा सा वीकनेस फील होने लगी। तो इन चीजों को आप डैम्पिंग फोर्सेस कह सकते हो। खैर, अभी अगर आपको टॉपिक ढंग से समझ में नहीं आ रहा डैम्प्ड ऑसिलेशन का, तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम आगे बहुत डिटेल में डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन दोनों चीज़ों को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, एक एक पूरे लेक्चर में। जैसे फोर्स्ड ऑसिलेशन है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स सो दैट ऑसिलेशन इज मेंटेन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या था कि बॉडी जो थी ऑसिलेशन करना रोक देती थी, लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होगा कि बॉडी एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो ऑसिलेशन होगा मेंटेन रहेगा ही रहेगा। मतलब बॉडी रुकेगी नहीं, किसी भी हालत में बॉडी अपनी रुकेगी नहीं। तो इस कारण से यहाँ पे फोर्स ऑसिलेशन का कंसेप्ट आता है। खैर, इसे और भी ज़्यादा डीप में देखेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और पीरियोडिक मोशन की तरफ आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंसेप्ट है पीरियोडिक मोशन का। तो पीरियोडिक मोशन, तो when a body repeats its motion along a definite path after a regular time interval, then its motion is said to be periodic। इसका कहने का ये मतलब है कि जब कोई बॉडी बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा हो, बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहा हो, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसे काफी अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, इस पेंडुलम वाले एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें क्या था कि इस पेंडुलम को यहाँ पे एक फोर्स मिला, रुको ये नजर नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल, इसको यहाँ पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिली, फिर ये O से B पॉइंट तक गया जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर ये B से O पॉइंट पर आया वापस, और फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। फिर ये A पर गया वापस, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। फिर ये वापस O पर आया। तो अब देख रहे हो बार बार इसका मोशन रिपीट हो जा रहा है अपने आप में, बार बार। तो एक तरीके से कौन सा मोशन हुआ, ये हुआ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में हमने सिर्फ इतना ही देखा कि पीरियोडिक मोशन वो मोशन होते हैं तो जो बार बार अपने मोशन को रिपीट करते हैं, बार बार एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बार बार अपने पाथ को रिपीट करते रहते हैं। तो अब जैसे कि हमने इसमें देखा कि टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो इसको इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका टाइम पीरियड इधर से इधर जानकर इधर से इधर और फिर वापस ओ पे आने पे जो टाइम लगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड, जिसे हम फिजिक्स में कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक तो काफी ज्यादा बेसिक बातें चल रही है। अभी हमने कोई डेरिवेशन वेरिवेशन पार्ट, अभी हमने मेन चैप्टर में ही कदम नहीं रखा है। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो मैक्सिमम बच्चों को मालूम ही रहता है, जो हम बेसिक्स से मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल होता है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि नॉन ऑसिलेटरी मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन ऑसिलेटरी मोशन क्यों? क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन थोड़ा ना होता है। लेकिन मोशन ऑफ पेंडुलम ये एक ऑसिलेटरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो ना मेरे भैया लोगों, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, फिर ये इधर से जा रहा है। अरे नाचना नाचना हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे नाचने वाचने में विश्वास रखते हो? अरे किसी भले मानुष ने बताया नहीं, बताया अभी 5 मिनट पहले नाचने से क्या होता है? टू एंड फ्रो होता है, नहीं होता है? ऐसे भूलोगे तो भाई फिर तो फनी होगा, और क्या होगा। तो खैर, थोड़ी मेरी बातों को मजाक में लेते हो, मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। क्या तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। तो अभी हमने एग्जांपल से ही देखा, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कि पीरियोडिक मोशन है लेकिन नॉन ऑसिलेटरी है, और मोशन ऑफ पेंडुलम होता है ऑसिलेटरी। तो ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। अब जैसे एक टिप देता हूं मैं, ठीक है? देखो देखो देखो, मास्टर आया है, टिप लाया है,
देखो बताते नहीं है हर कोई ये टिप, बट हम आपको बता रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है, मतलब आप इतना भी पीरियोडिक मोशन पढ़ोगे ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट जिन्होंने AIR 100 के अंडर लाना है तो उनको कुछ, अब उनके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा, तो इसलिए जैसे पीरियोडिक मोशन अगर कभी भी आए कि ये फंक्शन पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या होता है उसके लिए ना, जो एफ ऑफ एक्स होता है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अब भाई कैसे समझे कैसे समझे कैसे समझे, तो बात ये है कि एक्स पुट करके देख लो, अगर x इज इक्वल टू 2 है और इसका टाइम पीरियड है 4 का, तो जो F2 की वैल्यू होगी ना वही वैल्यू F6 की भी होगी। वही वैल्यू आगे जाके F10 की भी होगी, वही वैल्यू आगे जाके F14 की भी होगी, वही वैल्यू आगे जाकर F किसकी होगी, F18 की भी होगी। क्या बात है, तुम तो सीख गए भाई। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि हर चीज अपने टाइम इंटरवल के बाद सेम सेम वैल्यू देगी, सेम सेम। तो इससे आप बहुत जनरली, बहुत ही जनरली क्या, बहुत ही ज्यादा जल्दी प्रूव कर सकते हो कि कोई भी फंक्शन, मतलब क्वेश्चन आते हैं जैसे आ, ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, तो काफी जल्दी आप इसको प्रूव कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, काफी जल्दी आप इससे प्रूव कर सकते हो। जैसे एफ ऑफ एक्स is equals to f of x plus t, where t is the time period of oscillation। t जो है टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का। तो अब हम बढ़ते हैं मेन चैप्टर की तरफ, जो एक्चुअल में ये चैप्टर हमसे कहना चाह रहा है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम घुस चुके हैं इस मेन चैप्टर में, मतलब इससे पहले जो हमने पिछले 17 मिनट में पढ़ा, 17-18 मिनट में, वो सारी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बेसिक्स बातें थी। जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज कान वान खोल के बैठो, थोड़ा मजाक नहीं चल रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है SHM की, कान वान थोड़ा खोल कर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, तो SHM होता गया SHM is periodic and oscillatory motion in which force acting on a particle is directly proportional to the negative of, ये एक्चुअली इस तरफ को to the negative of displacement of mean position। तो ये कहने का ये मतलब है कि SHM is periodic and oscillatory motion in which force acting on the particle is directly proportional to negative of displacement from mean position। ओ भाई साहब, ये क्या लिख दिया है, ओहो, अब कैसे समझे इसे, कोई नहीं हम समझाते हैं ना, अब कैसे समझे इसे। तो बोलने का ये मतलब है कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि मीन पोजीशन से पार्टिकल चलना शुरू हुआ है। अब क्या हो रहा है कि वो v मैक्स वेलोसिटी से इधर से चलना शुरू किया, और जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचा x इज इक्वल टू a, तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई। तो मेरे भाई इधर v मैक्स से चल रहा था, इधर वेलोसिटी 0 है, तो साफ सीधी सी बात है ना, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अरे लग रहा है नहीं लग रहा है, अरे लगते हो नहीं लगते हो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो कि कुछ लग रहा है, वो यही लग रहा है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन फोर्स तो इस डायरेक्शन में है। तो बस SHM ये कहता है कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ एक्स के, और यही बात हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट यहीं पर लिख भी रखी है कि द अबव स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। भाई याद रखो, याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। SHM जितनी भी बार प्रूव करना होगा ना हम इसी से प्रूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने स्टार बनाऊं ना मैं इसके ऊपर, जितने स्टार कम है।
एसएचएम की रीढ़ की हड्डी यही चीज है, इसके बिना एसएचएम पढ़ ही नहीं पाओगे। ये चीज याद कर लो, अपने मन मंदिर में बसा लो, इस चीज को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। अब थोड़ी और बातें करते हैं इसके बारे में। अब हल्की सी और बातें कर ही लेते हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले थोड़े से नोट्स बढ़िया बनाते हुए हम क्या करेंगे कि हमने जो ये सब कर रखा था ना, वो सब 2 मिनट के लिए हटाएंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी चला गया। खैर फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा माफ करना, नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकतें नहीं होंगी क्लास के बीच में। खैर यहाँ पे पार्टिकल स्टॉप हो गया था, तो हमने ये देखा था कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x है। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना है, तो ये क्या होगा, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ k ऑफ x। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो वो k हो गया। अब फोर्स को हम m इंटू ए लिख सकते हैं, तो माइनस के ऑफ एक्स, के इंटू एक्स हो गया ये। अब हमने क्या देखा कि a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। तो ये देख रहे हो, k अपॉन m तो एक कांस्टेंट हुआ ना, दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट। तो इससे ये चीज नहीं दिख गई कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। तो कभी अगर ये चीज प्रूव ना कर पाओ ना और ये चीज दिख रही हो, तो तब भी समझ जाना कि ये SHM है। अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नेगेटिव ऑफ एक्स के, तब भी समझ जाना कि ये क्या है, ये है SHM। अरे बूझे नहीं बूझे, बूझे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना कि हाँ हाँ भैया बूझे। अब थोड़ा सा ये खैर फिगर थोड़ी वो आएगी, खैर मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा ढंग से समझ में आए। अब देखो, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है, एक्चुअली एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन से देखो, इस डायग्राम में देखो 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 देखो, ये मीन पोजीशन देखो, क्या है मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया मेरे भाइयों, ये हो गया इसे। अभी तो बताया था, कुछ 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 तो बता रहे थे सर, कुछ तो था कुछ तो था कुछ कुछ, कुछ तो था। अरे ये तो एम्पलीट्यूड था। तो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इस बात को याद रख लो, और हमेशा हमेशा के लिए इस बात को याद ही रखना। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये चीज सेम टू सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी लिख ही रखी है यहाँ पर, कि जैसे कि ये रहा, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन होता है। अब समझ में आया, हम उधर x इज इक्वल टू ए क्यों ले रहे थे, क्योंकि a डिनोट्स फॉर एम्पलीट्यूड। अब देखो टाइम पीरियड के बारे में भी समझो। टाइम पीरियड होता है इधर टाइम इंटरवल इन विच वन पार्टिकल कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन। जितने में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसे कहते हैं पूरा टाइम पीरियड। अब जैसे इधर देखो 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 देखो, तो इधर से चलना स्टार्ट किया, ये नाचा ये नाचा ये नाचा ये नाचा ये नाचा, इधर तक आया, फिर दोबारा ये रिपीट कर रहा है, तो ये एक पूरा हो गया इसका टाइम पीरियड। ओए होए किससे लिख रहे हो सर जी, सर जी हम अब कमेंट बॉक्स में गंदी गंदी बातें करेंगे, आपने क्यों ऐसे लिखा, काफी ज्यादा खराब लग रहा है नो, बट कोई नहीं, सर जी आया है तुम्हारे लिए टाइम पीरियड लेकर आया है। अभी टाइम पीरियड आया,
अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज अ रेट एट विच समथिंग अकर्स ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है कुछ पर यूनिट टाइम होता है, मतलब एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही है उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। मतलब ये पूरा टाइम पीरियड है, अब इसके एक सेकंड में पर यूनिट टाइम में जितनी ऑसिलेशन होती है, इस ऑसिलेशन को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे दे भी रखा है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अभी देखो, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, आया रे आया, इम्पोर्टेंट पॉइंट आया। देखो 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 देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट मीन पोजीशन। मतलब जो मीन पोजीशन होती है ना, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। अब देखो देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब हटाओ, सब हटाओ, ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट समझ गए ना भाई साहब, ये पॉइंट समझ गए, मजा आ जाएगा। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने वर्क पावर एनर्जी ऐसा कुछ तो कहाँ ही पढ़ा होगा, किसी ने कहाँ ही पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी, कोई नहीं बताऊंगा। देखो देखो देखो, तो जो मीन पोजीशन होती है, अब मीन पोजीशन के लिए ये देखो, जादू देखो, जादू देखो, देखो जादू देखो, देखो जादू देखो, देखो जादू। अब देखो, तो जो मीन पोजीशन होती है, अब ये है मीन पोजीशन। ओए होए, ये तो बुरा हुआ, लेकिन कैसे बुरा होगा, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। अभी x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, तो यहाँ पर है वी मैक्स। अब जैसे ये इससे थोड़ा सा आगे गया, इधर तक पहुंचा यहाँ पर, तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। हम्म ऐसे ही अगर ये इस तरफ को चलना शुरू किया वी मैक्स, और ये थोड़ा सा इधर तक पहुंचा, तो हर उसके लिए इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग, इधर गया तब भी फोर्स लग रही है, इधर गया तब भी फोर्स लग रही है। तो तुम देख रहे हो कि इसे अपनी मीन पोजीशन से हटाते हैं तो एक फोर्स लग रही है जो इसे वापस मीन पोजीशन पर डालने की कोशिश कर रही है। जैसे अगर एक बंदे को जेल के अंदर रख दिया, तो पुलिस वाले अगर वो कैदी जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाले आते हैं और उसे दोबारा जेल के अंदर डाल देते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्चुअली वर्क पावर एनर्जी में अच्छे ढंग से पढ़ना था, लेकिन अभी हमने वो पढ़ाया नहीं है, तो मैं थोड़ा इधर ही आइडिया दे देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब कोई चीज या तो अपनी पोजीशन को दोबारा एक्वायर करे, मतलब अपनी पोजीशन से हिले ही ना, मतलब हिलने की कोशिश भी कर रहा हो ना, तो कुछ फोर्सेस या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसके कारण वो वापस अपनी इस पोजीशन पर आ ही जाए। तो सेम ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मीन पोजीशन जो होती है ना, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इसको मैं और अच्छे ढंग से बताऊंगा, इसकी पूरी डिफरेंशियल फॉर्म होती है, बट ये हम आगे पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में। अभी एसएचएम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म एंड ऑल वगैरह इन सब में, लेकिन आगे हम काफ़ी अच्छे ढंग से सब कुछ डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि चैनल पर आपको फिजिक्स के काफ़ी अच्छे कंटेंट आगे मिलते रहने वाले हैं। तो खैर, ज़्यादा बकबक ना करते हुए अगली चीज को स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले तो भाई लोगों थोड़ा लिख लो भाई, क्योंकि अब ना थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे को बता देना कमेंट में कि कौन सा बैकग्राउंड ज्यादा बढ़िया लगता है, ब्लैक या वाइट। तो इफ द पार्टिकल मीन पोजीशन इज एक्स नॉट, देन देखो भाई, कहने की क्या है कि अभी तक हम मीन पोजीशन ले रहे थे। यार इससे तो नजर ही नहीं आएगा। अरे क्या दे दियो, अरे इससे कैसे दिखोगो, अरे अरे थोड़ा इससे बनाओ तो कुछ नजर आओगे हो। यस, यस, अब नजर, नजर नजर की बातें हैं, अपना अपना नजरिया है। तो देखो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये है मीन पोजीशन। अब x इज इक्वल टू एक्स नॉट है अपना, क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट अपना मीन पोजीशन है। तो अब हमने हमें क्या किया कि ये x इज इक्वल टू ए तक गया,
गया x इज इक्वल टू a तक। जैसा कि हमने SHM की क्वेश्चन में पढ़ा था, तो यहाँ तक का a है डिस्टेंस, इस x नॉट से लेकर a तक, मतलब a नहीं बोलेंगे इस पूरे डिस्टेंस को, एक्चुअली यहाँ का डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो कुछ l मान लो, सपोज यहाँ का डिस्टेंस l मान लो। अब l क्या होगा, l होगा a माइनस का x नॉट, ये होगा यहाँ का डिस्टेंस बेसिकली। तो अब हमने क्या पढ़ा था उधर से, हमने ऊपर ऊपर क्या चीज पढ़ी थी, ऊपर पढ़ा था हमने f इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बट k ऑफ x, x क्या था इधर, x क्या था उधर, x उधर डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन इधर तो डिस्प्लेसमेंट l हुआ है ना, तो इधर एक्चुअली ये आएगा फॉर्मूला f इज इक्वल टू माइनस के ऑफ l, उधर x डिस्प्लेसमेंट था, तो f इज इक्वल टू माइनस के, अब l की क्या वैल्यू है, l की वैल्यू है a माइनस में x नॉट, a माइनस में x नॉट, तो f इज इक्वल टू माइनस के ए प्लस में के एक्स नॉट। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बेसिक जनरल इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, तो वो होती है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट, तो ये होती है, और k भी सेम होता है, k भी कांस्टेंट ही होता है, और x क्या होता है, x होता है डिस्प्लेसमेंट, और f क्या होता है, f होता है फोर्स। तो ये होती है जनरल फॉर्म, मतलब जब मीन पोजीशन हमारा जीरो ना हो, माइनस के एक्स होती है जब हमारा मीन पोजीशन जीरो हो, लेकिन जब मीन पोजीशन जीरो ना हो, कुछ कांस्टेंट एक्स नॉट हो, तब हमारा ये होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी। अब सिमिलरली हम एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए भी सिमिलरली आया था माइनस के अपॉन एम इंटू में एल लेंगे, और फिर वो भी सेम यही चीज आएगी, और फिर उसमें भी हमें आगे आगे ऐसे सिमिलरली करते करते नजर आएगा कि माइनस के ऑफ एम इंटू ए प्लस के ऑफ एम इंटू एक्स नॉट आ गया। तो हमें मालूम पड़ा कि एक्सेलरेशन का भी माइनस के अपॉन एम एक्स प्लस सी आ गया, जिसमें ये दोनों हो गए कांस्टेंट, और एक्स और सी और x और a, ये तो एक्सेलरेशन हो गया, और ये हमारा अगेन डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसमें मतलब हमने दोनों की जनरल फॉर्म्स पढ़ी, इसमें तो मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें किसी को भी डाउट हो सकता, और अगर डाउट होता तो हम आगे देख लेते हैं कि क्यों आपको डाउट हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फाइंड हुज आर SHM एंड हुज आर नॉट, तो कौन से SHM है और कौन से SHM नहीं है। तो जैसे f इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो अब जैसे कि हमने देखा f इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो क्या ये SHM है, क्या बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये और ये कांस्टेंट है, और x डिस्प्लेसमेंट, f फोर्स कर तो रही है। क्या था देखो ना, ऊपर देखो ना, ये देखो ऊपर देखो, ऊपर क्या था कि जो x का एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों में सेम ही बात है, जो x का जो कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। सिमिलरली एक्सेलरेशन में भी था, तो हम इससे सीधा सीधा मालूम कर सकते हैं कि SHM है या नहीं है। सेकंड देख के बताओ, काफी आसान है, SHM है मेरे भाई, क्योंकि खुद देखो ना, 4 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं इसे, इसका कोफिशिएंट हो गया -1 जो कि कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट टर्म है। अब ये आया बढ़िया क्वेश्चन, तो भाई ये बढ़िया क्वेश्चन ना दूर से ही दिख जाते हैं, ये देखो ये आया थर्ड क्वेश्चन बढ़िया, ये करेगा कंसेप्ट टेस्ट।
जैसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है, ये 11th पढ़ी ही है, मतलब काइनेमेटिक्स वगैरह, तो एक्सेलरेशन होता है ये, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वी प्लस 7। अरे ये क्या हो गया हो, अरे एक्सेलरेशन में वी क्या क्या है ये तो ना पढ़ा एस एच एम में कहीं, ना 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 ये ना एस एच एम, नो नो मिस, नो ये एस एच एम नहीं है, यस। तो ये एस एच एम नहीं हो सकती, तो कौन कौन सी एस एच एम थी, ये एस एच एम थी, ये एस एच एम थी, ये एस एच एम नहीं थी। अब आते हैं बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया पार्ट की तरफ, और आज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि होते हैं इक्वेशन ऑफ एस एच एम। अब थोड़ा सा दिमाग खोल कर बैठो, क्योंकि अब जो रियल फिजिक्स जो बच्चों को हार्ड लगती है वो यहाँ पर है। आप सीधा सीधा फॉर्मूलाज भी याद कर सकते हो, बट वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती, क्योंकि अब सीधा फॉर्मूला देखो, बात ऐसे समझो, एक होती है बकरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है देख लेना, एक होता है घोड़ा, हाँ गंदे बच्चे सोच लो घोड़ा सोचते, क्या सोचा तुमने, कोई नहीं। एक होती है बकरी, एक होता है घोड़ा। बकरियां वो होती है जो पूरे साल डेरिवेशन प्लस फॉर्मूलास प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस इसका प्लस उसका प्लस ऐसा प्लस उसके नोट्स प्लस बगल वाली का होमवर्क। तो बगल वाली तो तुम लोग बगल वालियों पर विश्वास रखते नहीं रखते हो भाई, बगल वालियों पर रखते हो नहीं रखते हो विश्वास, भाई रखना चाहिए, देखो बगल वालियों पर तो रखना चाहिए। हाँ तो बकरियों के काम होता है, घोड़ों का काम होता है स्मार्ट वर्क एंड रन फास्ट। ये बकरियां जो इतना सारा काम करती है ना, तब भी इनके मार्क्स ना 500 प्लस नहीं आ पाते, और घोड़े सिर्फ इतना काम कर देते हैं, इनका घोड़े इतना काम कर देते हैं 650 प्लस लाते हैं। डिफरेंस क्या है, क्योंकि घोड़े जो हैं अपना दिमाग चलाकर स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और फास्ट रन कर रहे हैं, तो हमें बकरी नहीं बनना है, हमें घोड़ा बनना है। अब ये घोड़ा कैसे बनेंगे, तो मैं किस लिए बैठा हूँ, घोड़ा बनाएंगे भाई, ये यूट्यूब चैनल किस लिए बैठा है, घोड़ा बनाएंगे। तो बात ऐसी है ना, घर जैसी नहीं है, बात ऐसी है कि हमें सबसे पहले मैं आपको हर एक उसकी डेरिवेशन कराऊंगा, बट आपको डेरिवेशन बस एक बार ही देखनी है, क्यों, क्योंकि ये चीज आई कहाँ से, बाकी आप मेन थिंग फॉर्मूला याद रखो, और डेरिवेशन पर सिर्फ नजर नजर मारना, कभी भी डेरिवेशन को याद करने और उस सब पर मत जाना, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर्मूला पर ज्यादा अपनी नजर रखना, डेरिवेशन पर बहुत कम रखना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो देखो कि जो मीन पोजीशन है वो x इज इक्वल टू 0 है, ये मीन पोजीशन, यहाँ पे मिल रही है मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये x इज इक्वल टू a पर 0 है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस है, यहाँ पर भी 0 होंगे, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। अब आते हैं फिर बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। इसकी डेरिवेशन एक बार ही हम ऐसे देख सकते हैं कि जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ माइनस ऑफ x है। तो अब हमने जैसे कि ऊपर ही इतनी बार इधर से डिराइव किया था कि a जो होता है माइनस के अपॉन m इंटू एक्स होता है, हम ऊपर ही डिराइव कर आए हैं। तो अब क्या करते हैं, एक्चुअली कन्वेंशन है, ये किसी ने नहीं माना था, ये जो बना कर गया ना, ये उसने माना था कि के अपॉन एम को हम ओमेगा स्क्वायर लेट कर लेते हैं। के अपॉन एम को हमने ओमेगा स्क्वायर लेट किया, तो जो ए आ गया ना, हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको इधर ले आए तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। भाई साहब रामबाण है ये, अरे जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी जल्दी, जिस स्टूडेंट ने याद नहीं करा ना, पाप चढ़ेगा पाप।
पाप जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी, जोर से बोलो, जोर से पढ़ो, इस पूरे इसको जोर से पढ़ो। बगल वाली के घर तक आवाज जानी चाहिए, उसे मालूम पड़ना चाहिए, हाँ भाई ये लड़का कर रहा है प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन तो ये कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन यही कर रहा है। अच्छा अच्छा बच्चा, अच्छा अच्छा लड़का है, अच्छा। हाँ, फ्रेंडशिप इससे रखनी है। जोर से पढ़ो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और क्या होती है ये होती है बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। भाई साहब, बस हाँ लो इसे, जितने स्टार दूं ना उतने स्टार कम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लो। अभी मैं सब में बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कर लो। अरे सर आप तो कितने गंदे हो, सब में बोलते चलोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ लो बेटे, ये भी है इंपॉर्टेंट। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी ये हम ऊपर ही निकाल कर आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो हमारा एक्सेलरेशन आ गया था वो माइनस के अपॉन एम ऑफ एक्स आ गया था, और इसको हमने ओमेगा स्क्वायर ले लिया था, तो ए आ गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। अब इससे हम ये पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर अगर ये है तो ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, इन सबको ना याद करते चलेंगे, एक फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे और याद करते चलेंगे। अब देखो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। अब इनके ना थोड़े ग्राफ्स भी देखेंगे। अब ग्राफ किसका देखेंगे, a वर्सेस x का ग्राफ देखेंगे। तो इस इक्वेशन से हमें मालूम पड़ रहा है, अब भाई देखो जिनका मैथ्स थोड़ा वो होगा ना वो तो काफी आराम से कर लेंगे, लेकिन जिनका नहीं होगा उनको भी मैं बता देता हूँ। अगर कभी y से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। और कभी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x बनता है तो हाइपरबोला बनता है, मतलब कर्व बनता है। मैं बता दूंगा कौन सा कर्व बनता है। वो कर्व ऐसा बनता है, या तो ऐसा या तो ऐसा, खैर वो मैं बता दूंगा, जनरली ये वाला कर्व बनता है, सेकंड वाला कर्व, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इतना ना अभी ये चीज ध्यान में रखो, ये चीज ध्यान में रखो। तो अब जैसे कि ये देखा कि माइनस ओमेगा स्क्वायर तो इधर कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ये ग्राफ है इसका, एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ इन एसएचएम ऐसा होता है। तो ग्राफ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन जिनको ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर लाना है उनके लिए तो सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग एम्स टारगेट कर रहे हैं या काफ़ी अच्छा कॉलेज, तो ग्राफ्स वगैरह कभी कभार ऐसी, फिर उन लोगों को रहता है ना कि कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो हमें रोक ले, तो इस कारण से मैंने ग्राफ्स भी रखे हैं यहाँ पर, जिस कारण से उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई डेरिवेशन पे मत जाना, लेकिन जिन बच्चों ने डेरिवेशन मतलब कि कहाँ से आया है इन सब में जानने में थोड़ा ज़्यादा वो रहते हैं, तो वो लोग देख लो। बाकी अगर डेरिवेशन पर नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमने जैसे कि पीछे निकाला था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। तो अब क्या होगा, जैसे वी डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे उधर अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट क्या करेंगे, जब वेलोसिटी जीरो थी, मतलब जीरो नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ जब वेलोसिटी v थी तब ये किसी x पॉइंट पे था, लेकिन जब वेलोसिटी जीरो थी, जीरो वेलोसिटी कहाँ पर होती है, जब एम्पलीट्यूड आता है a आएगा।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा -v²/2। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैथमेटिकल टूल के लिए भी हम लेक्चर्स ले आएंगे, लेकिन आप प्लीज सब्सक्राइब करते हुए चलिए चैनल को। तो ये आ गया -ω² और ये आएगा a² - x²/2। तो माइनस से माइनस कट और v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा √a² - x²। इस फॉर्मूले को याद रखना बस। अगर डेरिवेशन नहीं भी याद रखनी नो प्रॉब्लम, लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना, इसे याद रखना। ओ साई, कैसा सर है ये, क्या क्या गाता है। अब बेटे ऐसे ही सर से तो पढ़ना पड़ेगा, इतना बढ़िया कंटेंट और कहाँ मिलेगा। तो खैर ये फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे इसके ग्राफ की तरफ भी देखेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से उठाएंगे, तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि v²/a² और प्लस में x² नहीं, इट्स x²/a² इक्वल टू 1 आ रहा है। अब जो लोग मैथ्स से थोड़ा सा हल्का सा ताल्लुक रखते हैं, जैसे पीसीएमबी वाले बच्चे, वो तो देखते ही समझ जाएंगे ओ भाई साहब ये तो एलिप्स की इक्वेशन है। लेकिन अब जो लोग नहीं रखते ताल्लुक उनको मैं बता देता हूँ, ये इक्वेशन होती है एलिप्स की। तो अगर हम v वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे ना तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पे ये डिस्टेंस होगा 0,a ω, ये डिस्टेंस होगा 0,-a ω, ये डिस्टेंस होगा a,0 और ये डिस्टेंस होगा -a,0। ये डिस्टेंस होगा गाँव वालों, ये डिस्टेंस होगा, समझे। तो ये v वर्सेस x का ग्राफ आ गया। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, व्हाट है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे बाबा, अरे बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं। ऐसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स पर ना ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, लेकिन हमारे अभी इतने छोटे से यूट्यूब चैनल पे इतनी बड़ी बड़ी बातें होने लगी है। तो समझ जाओ क्या करना है, क्या करना है। देख लो देख लो देख लो, तुम्हारी सहेलियों ने सब्सक्राइब का बटन दबा भी दिया, तुम दबा नहीं रहे हो। देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो दोस्तों यार, पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा मजाक के मूड में पढ़ाता हूँ, तो मेरे इस पढ़ाने को सीरियस मत लेना। और कमेंट बॉक्स मत भर देना इन सब से ऐसे वैसे ये वो ये। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ टीचिंग की, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है पढ़ाना। और फिजिक्स मेरा खुद का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो और पढ़ लो बाकी। और तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमने ऊपर देखा कि वेलोसिटी क्या आई थी, ओमेगा √a² - x²। सो हमने तो प्लस माइनस लिखा था, सही इधर क्यों नहीं ले रहे प्लस माइनस। सो अभी तो प्लस माइनस लिखा था। अरे यार वो तो दो डायरेक्शन की वेलोसिटी दिखा रही थी ना, अभी तो एक से काम चला लेते हैं ना, क्या लड़ाई झगड़े करने। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, dv/dx। तो इसको सॉरी 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 dv/dx। कभी कभार मैं भी क्या ये करने लग जाता हूँ। इसको बोलते हैं dx/dt। तो dx/dt आ गया ओमेगा टाइम्स √a² - x²। अब ये उधर चला जाएगा, तो dx √a² - x² इज इक्वल टू ओमेगा dt। अब इसको इंटीग्रेट कराएंगे। अब हम देखेंगे कि जो स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे जब जीरो था, तो उस टाइम पे तो हमने इनिशियली भी जीरो ले रखा है। ये देखो ना, इधर देखो ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा ये देखो जीरो है। और स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा जीरो, और किसी टी टाइम पे, किसी टी टाइम पे इधर किसी टी टाइम पे हम इसे भी एक्स मान लेते हैं।
तो अब देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, और जीरो पे तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी, माइनस ओमेगा टी। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और वेयर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ये आ गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर कुछ नहीं भी आता होगा ना, ये क्वेश्चन बोल दोगे ना किसी के सामने तो उसे लगेगा हाँ कुछ तो पढ़ा है बच्चे ने, कुछ तो पढ़ा है, हल्का सा ऐसे जम हल्का फुल्का तो आता ही है, कुछ तो आता ही है। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो अब फिर इसके बाद जैसे कि हम इसके ग्राफ की तरफ देखते हैं, तो सिंपल साइन का फंक्शन है, तो इसका ग्राफ जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी a और मिनिमम वैल्यू होगी अराउंड माइनस ए, तो इसका ग्राफ कुछ होगा कि ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे, थोड़ा देख लेना, ये है और ये है, और इधर भी ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे। ये होगा इसका ग्राफ। अब आप ये ग्राफ कैसे बना लेते हो सर जी? मैं ये ग्राफ इसलिए बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को मैथ्स की भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये ग्राफ्स मैथमेटिकली बनते हैं। सर हमें तो मैथ्स आता ही नहीं, सर हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, सर हम नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और खैर ग्राफ्स में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, आपको मालूम पड़े कि देखो पीरियोडिक मोशन हो रहा है ये चीज़। क्योंकि यार अगर आप चीज़ें इमेजिन करना भी स्टार्ट करते हो ना, तो एक टाइम के बाद देखते हो कि फिजिक्स वगैरह सब ना आपकी इमेजिनेशन के कारण ही ना धीरे धीरे स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। इस कारण से मैं इतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ। अब जैसे कि नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो कि है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब ये देखो x आ चुका है a साइन ओमेगा टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो dx बाई डी टी। अरे dx बाई डी टी करो ना, तो ये क्या होगा a टी ऑफ साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी। तो वेलोसिटी आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गई, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ होगा, इधर ले लो जैसे ए ओमेगा, इधर ले लो माइनस ए ओमेगा, तो इसका ग्राफ होगा, क्या तुम्हें याद है कॉस का ग्राफ है? सर क्या क्या करते हो सर? तो ये थोड़ा कॉस का ग्राफ, अब ग्राफ थोड़े से गंदे बन रहे हैं, थोड़े से गंदे, लेकिन कोई बात नहीं सर, हम तो चला लेंगे, हम तो चला लेंगे। अब लास्ट पार्ट, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब तो जैसे कि v निकाल लिया, अब भाई तुम्हें नजर नहीं आ रहा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालोगे? अरे डी वी बाई डी टी करो ना यार, अरे डी वी बटे डी टी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ए ओमेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी अपॉन में डी टी। तो फिर ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अर 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 अर, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया। ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, साइन वाला ही ग्राफ होगा, इधर ए ओमेगा स्क्वायर, इधर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये नीचे की तरफ से स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हम्म 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 हम्म। गलत 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 गलत। एक्चुअली साइन ओमेगा टी, साइन हमेशा
जीरो से स्टार्ट होता है, तो जिसके कारण जीरो से ये स्टार्ट होगा और फिर ये जाएगा जीरो से इधर तक। अरे कैसा सा ग्राफ बना है, एक मिनट। ये जाएगा जीरो से इधर तक और ये इधर ऐसे और फिर ये इधर तक और फिर ये इधर ऐसे। ये होता है इसका ग्राफ। तो हमने जितने भी फॉर्मूलाज देखे अभी तक कि हमने एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखा, हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखा, हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा। जैसे हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इधर से तो हम डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ऐसे हमने एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा, हम इसे उधर ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। और हमने बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इधर, क्योंकि इसी से नीचे की सारी चीज़ें डिराइव हुई है। अगर आप इसे याद कर लेते हो तो आपकी मैथ्स वैथ्स में थोड़ा सा हाथ अच्छा है, तो फिर आप इधर से खुद भी डिराइव कर सकते हो। तो खैर इतना पोर्शन हमने कवर किया है और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे कहाँ बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपकी इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करेगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। आप क्वेश्चन लिखो कि फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg the equation of x equals to 10 centimeter sine pi t plus pi by 3. Then find force constant K, second V max, third x coordinate when t is equal to 0, fourth velocity when x is equal to 5, velocity when t is equal to 0, acceleration when t is equal to 0, acceleration when x is equal to 5, x is equal to 5। क्या थोड़ा मैं 5 जी भी ढंग से बनाता हूँ, क्या ही बोलूँ अपने आप को। तो मैं खैर कोई नहीं, खैर कोई नहीं, ये लो x is equal to 5। तो pause the video to note it down and then try to solve। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास दिस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले टुकड़ों में पढ़ो। फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, ओहो मास 1 kg, ओहो लिखो मास 1 kg। ठीक है, आगे द इक्वेशन ऑफ एक्स इज, भाई साहब सब तो गिवन है। अरे अरे हो गया सॉल्व। एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, साइन पाई टी प्लस पाई बाय 3। अब जैसे कि
एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी ना, आप इस क्वेश्चन में चेंज कर लो, क्योंकि मैंने आपको अभी फेस पढ़ाया नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन में चेंज ये कर सकते हो, जैसे कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन को ट्राई किया, जिन बच्चों ने नहीं किया, तो आप इस क्वेश्चन में चेंज ये किए कर सकते हो कि आप इसे से पाई टी ले लो, आप इसे से पाई टी ले लो। हम्म, हम्म, आप इसे अभी से पाई टी लो और फिर ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आप थोड़ा टाइम और ले लो और अब ट्राई करो। आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइन पाई टी। हमें निकालना है फोर्स कांस्टेंट k, तो k निकालना है हमें सबसे पहले। तो याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m। तो इधर से ओमेगा क्या होगा याद है, इसको इक्विवेलेंट करोगे कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t से, तो फिर इधर से आपको ये सब मालूम पड़ जाएगा कि a की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और ओमेगा की वैल्यू है पाई। इधर से चीजें दिख रही हैं। तो k की वैल्यू क्या आ गई, आप इसे सॉल्व करोगे तो k होता है आपका ओमेगा स्क्वायर m, तो k की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर। और इसकी यूनिट क्या होगी, के की यूनिट एक्चुअली में देखो फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। अभी मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मैंने इस वाले फॉर्मूले से देखा था एफ इज इक्वल टू एस के ऑफ एक्स, तो ये इस तरफ चला गया, तो के की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, इसकी न्यूटन इसकी मीटर, तो न्यूटन बाय मीटर। ये मैंने यहाँ से इसकी यूनिट निकाली। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें वी मैक्स निकालना है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे निकलती है, बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे निकलती है। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ना सबसे पहले हमें वो वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हमारी मीन पोजीशन पर, जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से हमारी ओमेगा इंटू ए आ जाएगी। ये मीन पोजीशन पर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा। अब आते हैं थोड़े अगले पार्ट पर, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट है आपका पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 0, अरे हमें तो वही दे रखा है यार, सीधा पुट करो ना। क्या है 10 साइन पाई इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो इनिशियल 0 ही है। अब क्या है, अब देखो क्या है, देखो गाँव वालों दिखाता हूँ तुम्हें। वेलोसिटी निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो सेम सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5, ठीक है, ओमेगा। इसे तुम सेकंड वाले में ना इधर वैल्यूज पुट कर देना, जैसे ओमेगा का पाई और इसका 10, तो 10 पाई आ गया, इसका 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जैसे x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 तो इधर पुट कर दो, जैसे ओमेगा ये 100 माइनस 25 75, ये 15 इंटू 5 होगा, मतलब 25 इंटू 3, तो 5√3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिफ्थ वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0, x गिवन है। अब वेलोसिटी निकाल लो dx बाई dt, तो वो हो जाएगा ए ओमेगा, मतलब ओमेगा भी नहीं, ए पाई आएगा, ए पाई साइन साइन नहीं सॉरी कॉस पाई टी, तो ये आ जाएगा।
अब इसको निकाल लो कि v एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो निकालना है बिल्कुल। तो t इज इक्वल टू जीरो पे a पाई, और ये तो हो गया cos जीरो, cos जीरो क्या होता है, cos जीरो हो जाता है अपना 1, तो इसका आंसर हो गया a जो कि 10 है, तो 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड अगेन। तो t इज इक्वल टू जीरो पे 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। और वैसे हम इसे ऐसे भी देख सकते थे t इज इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी तो इधर हमने निकाली थी, इसीलिए दोनों सेम आ रही है। देख रहे हो, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, लॉन्डो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, लड़कियों तुम भी। तो यार भाई और लड़कियों मेरी बात सुनो, नाइसली नाइसली पढ़ना है, नाइसली नाइसली करना है, मोटो याद रखना। अब जो छठा क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए अब ये आ जाएगा -10, मतलब मैं इतना तो नहीं गिर रहा कि इतना करने के बाद एक और बार डिफरेंशिएट करके दिखाऊं ना, कतई ना। तो -10 बाय दिस, और साइन पाई इंटू जीरो, ला ये तो जीरो ही आ गया, पागलपन आया, बड़ा मजा आया। और सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सीलरेशन व्हेन x इज इक्वल टू 5, और बढ़िया क्वेश्चन, एक्सीलरेशन व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए वो फॉर्मूला भूल गए हो क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो माइनस पाई स्क्वायर इंटू 5, तो इसका आंसर हुआ -5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये तो मैंने सारे कर लिए रे, ओए होए ओए होए ओए होए। अब आते हैं भाई साहब एक और बढ़िया से क्वेश्चन पे, जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाएगा, जो कि आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से इक्वेशन एसएचएम है और कौन से एसएचएम नॉट। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला है x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस 5। दूसरा f की पावर 2x प्लस 5। तीसरा b इज इक्वल्स टू 2√7 माइनस एक्स स्क्वायर। चौथा b इज इक्वल टू 2√7 स्क्वायर माइनस एक्स। पांचवा 2d स्क्वायर एक्स बटे डी स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब इनमें से बताना है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। सो अब हमें इन पांचों में चेक करना है, तो सबसे पहले में चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखो x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस। अभी हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो भाई आंख बंद करके गलत है, नो। अब ये f इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम किससे इक्विवेलेंट करेंगे, f जो होता है वो होता है माइनस ऑफ के एक्स प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट और एक उसके बाद वाली टर्म बोथ कांस्टेंट है, बिल्कुल है, x है f है, ये होगा। अब इसको हम किससे करेंगे, इसको हम करेंगे एफ v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू 2 हो गई, इसे √7 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो ये भी एसएचएम की इक्वेशन है। अब ये v इज इक्वल टू 2 7 स्क्वायर माइनस, अरे ये क्या है,
अरे तो x है, हाँ इसे रूट एक्स का स्क्वायर लिख लो। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, मैं क्या कह रहा था, हाँ इसे रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख लो। हाँ, और ये भी एस एच एम है ना। हाँ 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 हाँ, बहुत ही बढ़िया तुम लोगों ने इसमें इसमें गोबर खाने वाली बातें कर दी। गोबर खाने के साइड इफेक्ट्स हैं ये। अगर तुमने ये हरकत कर दी इधर, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। तुम इधर ये चीज करोगे, इधर स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, इधर सिर्फ एक्स गिवन है। और काफी सारे बच्चे इधर रूट एक्स का स्क्वायर करके आ जाने वाले हैं, क्योंकि बोलेंगे यस सर यस सर यस सर। अरे फंक्शन तो एक्स की टर्म्स में, रूट एक्स की टर्म्स में थोड़ना है, नहीं है ये गलत है, ये नहीं है सच है। अब ये देखो, तो इसमें से तो पहले से टू कॉमन निकाल लो। अब याद है ना, जो पड़ोसन ने सुना था जो फॉर्मूला, जो मैंने करवाया था, क्या ही याद रखोगे तुम लोग। देखो, इसे तो अब एक्सेलरेशन लिख सकते हो, ये तो याद होगा। अरे भाई इतना तो मत गिराओ भाई, अरे भाई इतना तो मत गिराओ भाई, इतना तो मत गिराओ भाई कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है और a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। तो a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और v को डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, तो इसलिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी। इतना तो मत गिराओ भाई, इतना तो मत गिराओ। अभी इसको एक्सेलरेशन लिख दूंगा और इसे उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये एक तरीके से a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ ही गया। तो ये भी एस एच एम है, तो ये भी एस एच एम है। तो कौन कौन सी एस एच एम हुई इसमें, मतलब कौन कौन सी नहीं हुई, देखो दो ही नहीं हुई, फर्स्ट नहीं हुई फोर्थ नहीं हुई, ये 3 एस एच एम है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ना आज की वीडियो, मतलब अभी वीडियो तो नहीं खत्म करूंगा, लेकिन अभी इतना ही पढ़ाना था मैंने आज की क्लास में। देखो स्टूडेंट्स, करीब आज फर्स्ट लेक्चर था हमारा और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करा। बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि मैंने कहीं पर कोई गलती करी हो, कहीं पर जहाँ पर कोई कंसेप्ट मैं ठीक ढंग से नहीं समझा पाया हूँ या कुछ ऐसा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो और हमारी गलतियों के बारे में बताओ। हमारी पूरी टीम इसके ऊपर दोबारा काम करेगी और फिर उसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताएगी। हाँ, थोड़ा हो सकता है मैं राइटिंग वाइटिंग समझ में ना आई हो, क्योंकि एक्चुअली ऐसे ऑनलाइन लिखने की आदत है नहीं, मतलब डिजिटली। बट धीरे धीरे आपको ये चीज़ें भी दिखनी बंद हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच कि आप इतने एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे और आपने पूरी वीडियो देखी। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेट कर सकता है और हम आगे ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। ये सिर्फ लेक्चर नंबर 1 था, अभी इसके आगे के लेक्चर सारे आएंगे, पूरा एसएचएम आपका स्ट्रॉन्ग करवा कर। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है एसएचएम का, अभी हम आपका पूरा एसएचएम स्ट्रॉन्ग कराएंगे। फिर इसके बाद वेव्स आएगा, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स, फिर पूरी डायनेमिक्स, उसके बाद वर्क पावर। फिर ऐसे करते करते हम 11th कंप्लीट करके 12th की फिजिक्स लाएंगे। तो इन सब में सिर्फ एक चीज़ है कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट चीज़ सिर्फ आपसे मिलता हुआ प्यार रहेगा, और वो प्यार हमें आपके लाइक्स सब्सक्राइब इन सब से मिलेगा। और जो कमेंट बॉक्स में आप हमारी वीडियो देखने के बाद हमें फीडबैक देते हो कि कैसी हमारी वीडियो रही, किस टाइप की हमारी वीडियो रही, तो काफ़ी हद तक एक टाइप की मोटिवेशन मिलेगी हमें, जिस कारण से हम काफ़ी हद तक अपने आप को, अगर हम कुछ गलत पढ़ा रहे हैं या समथिंग गलत तरीके से जा रहा है, तो फिर उसे भी हम चेंज करके एक बेटर वे में आपके सामने लाएंगे। बट प्लीज़ अगर कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।